Dear students, today our topic is Golgi operators, which is discovered by Camille Golgi in 1898. In 1898, he find out that a reticular structure which is darkly stained. Actually, जब हमने सेल को स्टेन किया, तो स्टेन करने के बाद हम लोगों को एक उसको जो कैमलियो गोजाई जो था जिसने इसको फाइंड आउट किया, उसने जो था वो क्या फाइंड आउट किया कि डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब एक नेटवर्क के रूप में फैला हुआ जो स्ट्रक्चर उसको जो था वो न्यूक्लियस के नियर जो मिला, ही नेम्ड दैट, उसने उसको जो था वो गोल्जाई अपरेटस का जो है वो नाम दिया. इट इज कंपोज्ड ऑफ, अब सीधे हम इसकी कंपोजिशन के ऊपर आते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ वन सिस्टरने, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टरने. सिस्टरने जो है, दीज आर द sac like parallel structure with distinct face. डिस्टिंक्ट फेस कि जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं. ये सैक लाइक पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं विच रन पैरेलल टू ईच अदर एंड विद देयर डिस्टिंक्ट फेस. वो फेस, अलग अलग फेस जो है इसके, वो कौन से हैं? विद देयर डिस्टिंक्ट फेस, हेविंग, यहीं पर कर लेते हैं ऊपर, हेविंग स्वलन हेड. ओके, अब ये दो फेस इससे कौन कौन से हम लोगों को देखने को मिले? वन फेस इज नोन एज ट्रांस फेस एंड द अनदर फेस इज नोन एज द सिस फेस. जो सिस फेस है दैट वाज लाइंग टुवर्ड द न्यूक्लियस. हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा आपको पहले कि ये कन्वेक्स शेप इसकी होगी, कन्वेक्स फेस है ये, एंड इट लाइज टुवर्ड द न्यूक्लियस. इट इज आल्सो नोन एज अ फॉर्मिंग फेस. इसको जो है वो क्या कहा जाता है? फॉर्मिंग साइड या फॉर्मिंग फेस भी इसको बोला जाता है ये. और दूसरा जो होगा दैट इज द ट्रांस फेस, दैट इज द कनकेव फेस एंड इट लाइज टुवर्ड द आउटर साइड. ये बाहर की तरफ को जो है वो फेस करेगा. एंड इट इज आल्सो नोन एज द मैच्योरिंग फेस. is also known as the maturing phase. नो, तो हम लोग ने यहाँ पर देखा कि जो सिस्टरने है गोल्जाई ऑपरेटर्स का, या गोल्जाई ऑपरेटर्स जो है दैट शो द पोलैरिटी, कि इसका एक फेस जो है वो किस तरफ को होता है, दैट लाइंग टुवर्ड द न्यूक्लियस, एंड द अनदर फेस दैट लाइंग टुवर्ड द आउटसाइड, टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ को होगा. एंड they have the swollen head. They are also, एक और कैरेक्टर इसका बता देता हूँ कि they lie very near to that of the endoplasmic reticulum. जो मैं आप साथ में इसका डायग्राम भी जो है वो आपको बना करके यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है ये बना होता है. एक फेस हमने इसका एक पार्ट स्टडी किया, सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर लिख लेते हैं. फर्स्ट इज द सिस्टरने, सेकंड ट्यूब्यूल्स, एंड थर्ड जो इसका फेस आएगा दैट द वेसिकल. ये बिल्कुल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे, वैसे ही जो है ये इसके पार्ट थी. लेकिन फिर इसके बीच में फिर भी बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस होता है दोनों में. आओ हम इसका पहले जो है उसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग.
इस प्रकार से ज्यादा नहीं, 3-4 आप ये बना सकते हैं पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर with the solen head like this. Okay, these are the cisterns. Cistern. These are the tubules, and these are the vesicles. Okay, this is the cis phase. This is the trans phase. Okay, students. Now, सिस्टर्ने के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, उसकी पोजीशन के बारे में जाना. नाउ अबाउट द ट्यूब्यूल्स. नाउ ट्यूब्यूल्स दे अराइज फ्रॉम द पेरिफेरल साइड ऑफ द सिस्टर्ने. आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पेरिफेरल साइड है, यहाँ से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है दे अराइज फ्रॉम द पेरिफेरल साइड ऑफ दिस सिस्टर्ने. दे आर नोन एज ट्यूब्यूल्स. ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल जो है वो इनको हम कहा जाता है. ओके, दे आर द शॉर्ट, ये उसकी तरह जो है वो लंबे नहीं होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. दीज आर द शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम द पेरिफेरी, बाहर वाली साइड से, ठीक है, ऑफ द सिस्टर्ने. एंड देन वेसिकल्स, दे आर पिंच्ड ऑफ, दे आर द स्फेरिकल जो है ये शेप में होती हैं, एंड दे आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स. जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां से जो है ये पिंच्ड ऑफ जो है वो इनको, जैसे कि पानी की बूंद जो है किस प्रकार से बाहर की तरफ को निकलती है, उसी प्रकार से दे आर आल्सो पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स. एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, और ये 2 तरह की जो है वो होती हैं. एंड जो मोस्टली दे कम्स आउट फ्रॉम द ट्रांस सरफेस. जो ट्रांस सरफेस है वहां से जो है ये बाहर की तरफ को निकल करके आती है. ओके, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ को यहाँ से जो है वो निकल रही हैं. एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स. इनको 2 तरह की ये होती हैं. वन इज द स्मूथ एंड सेकंड वन इज द रफ. जो रफ वेसिकल्स होती हैं, दे आर कोटेड विद सम secretions. इसके चारों तरफ जो है वो कोई secretion, कोई मटेरियल जो है वो स्पेशल काइंड का जो है दैट इज अटैच्ड टू इट्स outer surface. So they are rough in appearance and they are the coated. Now the functions of Golgi apparatus. अब हम इसके functions के ऊपर आते हैं. इसका जो main functions होता है that is the packaging of material. बहुत सारे function हम इसके पढ़ेंगे. Packaging of material, packing करना. The different kinds of materials that it received from the endoplasmic reticulum, via the rough endoplasmic reticulum or smooth endoplasmic reticulum, they are packed by these Golgi apparatus, and they are associated with the formation of lipoprotein, and मतलब ये lipids और protein जो है वो आपस में जो उनके बनने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यहीं पर हम लोग जो है वो इसको करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. उनको हमने कलेक्टिवली क्या बोला था, ग्लाइकोकेलेक्स. उनके बनने के लिए भी जो है वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. They are also responsible for the formation of a number of polysaccharides. Different kinds के जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके बनने के लिए भी जो है वो ये Golgi apparatus की जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. They are also responsible for the formation of lysosome and cell wall.
तो दीज आर द वेरियस फंक्शन ऑफ दिस गोल्जाई ऑपरेटर्स। ये गोल्जाई ऑपरेटर्स के जो हैं वो अलग अलग फंक्शन हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने शुरू में ही जब ये स्टार्ट किया था तो हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि ये जो और 4 सेल ऑर्गेनल जो हमने एंडोप्लाज्मिक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर जो थे वो हम लोगों ने पढ़े, हाउ दे वर्क कलेक्टिवली, वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलो इसके ऊपर एक नजर डालते हैं जल्दी से। अब हम लोगों ने पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये हम लोग यहाँ पर बना देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर एसोसिएटेड विद, रफ है तो इसके ऊपर हम लोगों ने राइबोसोम बनाने हैं, ये राइबोसोम हमने इसके ऊपर बनाए। दे आर एसोसिएटेड विद, अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यही जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए हैं। ये रफ हम लोगों ने बनाया और रफ के साथ ही आगे वाला पोर्शन जो है वो ये RER और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे कि हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने कोई मटेरियल बनाया दैट एंटर्ड इनटू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो मटेरियल दैट कम्स आउट फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फॉर्म ऑफ दीज वेसिकल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी जो है वो इस प्रकार की वेसिकल, इनको मैं ग्रीन कलर की बना देता हूं यहाँ पर, दे आर रिलीज। नाउ दीज वेसिकल दे आर रिसीव्ड बाय दिस गोल्जाई apparatus एट देयर सिस्ट फेज। जो न्यूक्लियस की तरफ को, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है भाई, न्यूक्लियस के साथ। ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे रफ और स्मूथ दोनों, वो वेसिकल्स बनाते हैं जो बाहर निकलते हैं। दे आर रिसीव्ड बाय दीज सिस्टर ने, एक सरफेस के ऊपर जो है ये रिसीव किए जाते हैं, एंड देन दे आर प्रोसेस्ड। मैं यहां पर लिखता हूं प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग, अब इन वेसिकल्स के बीच में क्या होता है, दे हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। हो सकता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो किसी के बीच में प्रोटीन्स होते हैं, किसी के बीच में जो है वो लिपिड्स हो सकते हैं, लाइपोप्रोटीन हो सकते हैं, विच आर फॉर्म बाय दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दैट मटेरियल व्हेन एंटर्ड इनटू द गोल्जाई ऑपरेटर्स, उसकी यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, या तो वो किसी और चीज के बीच में चेंज कर दिया जाता है और उसके साथ में जो है वो पैकेजिंग होती है। तो इस प्रकार से पैकिंग होने के बाद वो मटेरियल जो ट्रांसफेस है गोल्जाई ऑपरेटर्स का, वहां से जो है वो रिलीज कर दिया जाता है टू परफॉर्म द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन। हो सकता है इसके बीच में एंजाइम्स हो, जैसे कि एक इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, क्या, लाइसोसोम। मान लो इसके बीच में एंजाइम भरे हुए हैं और वो यहाँ से बाहर निकलता है। ओके, लाइसोसोम बाहर निकल रहा है तो लाइसोसोम क्या काम करेगा, और इधर से हमारा डाइजेशन का काम करेगा, और इधर से हमारा जो है वो फूड वैक्यूल जो है वो आ रहा है। तो उसके साथ ये प्राइमरी लाइसोसोम जुड़ करके जो है वो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इस प्रकार से ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये सारा काम करता है। अभी आप देखिए कि चारों सेल ऑर्गेनल जो हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बीच में पढ़े, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, so this is all about the Golgi operators and endomembrane system. Now let's study the another topic, another cell organelle, which is the mitochondria, a very important cell organelle. So mitochondria, it was discovered by the Kolliker and named by Vanda. Mitochondria, it is clearly visible by the लाइट माइक्रोस्कोप। हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से बड़े आराम से जो है वो सेल के बीच में देख सकते हैं। और डिस्कवरी जो है वो मैंने बता दी, इस बार डिस्कवर्ड बाय द कोलिकर एंड नेम्ड बाय द वेंडा, नाम का साइंटिस्ट हुआ, उसने जो था वो इसको नाम दी। इट इज जनरली सॉसेज शेप। अगर हम शेप की बात करते हैं तो जनरली ये सॉसेज शेप की होती है,
but in different kinds of organism they have the different shape. ये एक रेटिकुलर शेप की भी होती है, दे आर zigzag in their shape, दे आर spherical in shape, ये अलग अलग शेप की भी होती है। और शेप के बारे में बात हो गई, एंड देन हम नंबर की बात करते हैं। द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन in a cell that depend upon the activity of that cell, कि कितनी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के बीच में पाई जाएंगी। तो हम नहीं बोल सकते हैं, ये एक भी हो सकती है, ये 100 भी हो सकती है, ये हजारों भी हो सकती हैं, एंड दैट वो नंबर ऑफ दीज माइटोकॉन्ड्रियन दे डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब इफ अ सेल इज वेरी एक्टिव, वो कुछ सक्रीशन वगैरह का काम करती है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी बनाना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज द एटीपी। तो ऐसा सेल जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उस सेल के बीच में जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज आल्सो वेरी, दे आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर इन दैट सेल। चलो ये नंबर के बारे में भी हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने के साथ ही मैं यहाँ पर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आप भी इसको ध्यान से जो है वो बनाएंगे, और यहीं पे स्ट्रक्चर को भी हम साथ ही एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, साथ में हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे, और इसका स्ट्रक्चर को भी जो है वो साथ साथ में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बॉन्ड माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके चारों तरफ जो है वो डबल मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती हैं। तो इसका हम लोग अगर एनवल्प की बात करते हैं, एनवल्प या प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करते हैं, तो दैट इज composed of two layers, outer membrane and inner membrane. These membranes, they are similar in structure with that of the cell membrane. इनका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा छोटा इसको बनाता हूँ। जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो आउटर मेम्ब्रेन हो या चाहे वो इनर मेम्ब्रेन हो, वो दोनों को दोनों जो है स्ट्रक्चर के बीच में दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ, वो बिल्कुल एक जैसी हैं, स्ट्रक्चर के बीच में कोई फर्क नहीं होता है, लाइपोप्रोटीनेसिस इन देयर, बट दे आर डिफरेंट इन देयर कंपोजिशन। लेकिन अगर कहीं फर्क होता है तो कहां पर फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंपोजिशन के बीच में। तो इनर और आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर कंपोजिशन, व्हाइल they are different from the cell membrane again in the composition, otherwise there is no difference in the cell membrane. Okay, this is the outer membrane, अब साथ साथ में लेवलिंग भी, आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन जो है, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, हम इस प्रकार से उसको कुछ बनाएंगे। आप बच्चे सारे ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम इसको बना रहे हैं। ये बिल्कुल पैरेलल जो है, जो हमारी मेम्ब्रेन है, दैट रन पैरेलल विद ईच अदर, तभी जो है वो ज्यादा अच्छी बनेगी, नहीं तो इसके जो इनर मेम्ब्रेन है, दैट हैंग्स डाउनवर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, वो अंदर की तरफ को जो है इस प्रकार से फिंगर लाइक इनफोल्डिंग जो है ये बनाती है, विच आर नोन एज द क्रिस्टे, इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। दीज आर द इनफोल्डिंग ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जितना हो सके इनको आप
एक दूसरे के साथ अगर पैरेलल बनाएंगे तभी ये जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो बन पाएंगे, लाइक दिस। तो ये हमारी इनर मेम्ब्रेन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हम एनवल्प के बीच में लिखेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आउटर चैम्बर एंड एन इनर चैम्बर। इसकी वजह से, दो मेम्ब्रेन सिस्टम की वजह से यहाँ पर जो है वो क्या चीज बन गई, एक बाहर वाला ये वाला चैम्बर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। आउटर, दैट इज नोन एज द आउटर चैम्बर एंड दिस इज द इनर चैम्बर। दो चैम्बर हम लोगों को देखने को मिले। एंड तो दिस इज ऑल अबाउट द एनवल्प। आप इस एनवल्प के बीच में फिर इतना ही लिखेंगे। जो सेकंड स्ट्रक्चर इसके बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज द क्रिस्टे। क्रिस्टे, these are the cristae, crista single. Now cristae, what are cristae? These are the finger like projections which are formed due to the ingrowth of the inner mitochondrial membrane। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसी की जो है वो इनग्रोथ हो जाती है टुवर्ड द इनर चैम्बर, अंदर वाले चैम्बर की तरफ को। ठीक है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज finger like projections which are known as the cristae. These cristae have the intercrystal space। अब इनके बीच में ये स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ये स्पेस, ये स्पेस, that is in continuation with that of the outer chamber। ये स्पेस जो इनके बीच में है, that is similar to that। वो किसके सिमिलर है? वो जो हमारा आउटर चैम्बर है वो उसी की प्रोजेक्शन जो है वो उसके बीच में देखने को मिल रही है। And these cristae, they are two types। ये सिंपल भी हो सकते हैं जैसे आप लोगों ने ये देखा, एंड दिस इज द ब्रांच्ड क्रिस्टा। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ओके, सिंपल क्रिस्टा एंड ब्रांच्ड। एंड व्हाई these cristae are formed? To increase the surface area of the inner membrane। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी 4th यूनिट के बीच में। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो है ये इसकी इनफोल्डिंग जो है वो अंदर की तरफ को हुई होती है, विच आर नोन एज द क्रिस्टे। नाउ ये क्रिस्टे के बारे में। नाउ द थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द मैट्रिक्स। वन मोर थिंग, चाहे आप यहीं पर उसको कवर कर सकते हैं। द क्रिस्टे हैव, ये जो क्रिस्टे हैं इनके ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दे आर प्रेजेंट, विच आर नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल और ऑक्सीजोम और F0 F1 पार्टिकल, ये सभी इनके नाम हैं। तो सारे जो क्रिस्टे हैं इनके ऊपर जो है वो इस प्रकार से ये जो डॉटल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना रहे हैं, दे आर नोन एज ऑक्सीजोम, दे आर नोन एज ऑक्सीजोम, और इनको एलिमेंट्री पार्टिकल और F0 F1 F0 पार्टिकल भी जो है वो इनको कहा जाता है। F0 कैसे लिखेंगे? F0 0 एंड F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल बोल लीजिए, एक ही बात है, दो तीन नाम जो है ये इसके हम लोगों ने यहाँ पर आपको बताए। नाउ द मैट्रिक्स, द इनर चैम्बर दैट रिमेन फिल्ड विद अ जेल लाइक मटेरियल विच इज नोन एज द मैट्रिक्स। अब ये जो अंदर वाला चैम्बर है इसके बीच में जो है वो आप लोगों को जेल लाइक मटेरियल जो इसके बीच में देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स दैट हैव द, इट कंसिस्ट ऑफ, मैट्रिक्स के बीच में क्या क्या होता है अब उसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। वही बहुत ज्यादा इसके बीच में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, they are present in the matrix and that also where the इसके बीच में डीएनए भी होता है,
सर्कुलर डीएनए विच इज प्रेजेंट एज लाइक ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम यहाँ पर कहीं जो है वो क्या बनाएंगे, सर्कुलर डीएनए। आप इस प्रकार से that is the circular DNA and they have the RNA as well। और इसके बीच में जो है वो RNA भी आप बनाएंगे, RNA similar to that of the prokaryotic cell। ये DNA and this is the RNA। RNA जो है that is the SAMTS type, जरूर लिखेंगे। वैसे यूकैरियोटिक सेल के बीच में, जो यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में जो आरएनए पाया जाएगा वो एटीएस टाइप का होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बीच में जो आरएनए पाया जाएगा ये वैसा होगा जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में पाया जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना आरएनए जो है वो एमटीएस टाइप का है। और डीएनए जो है वो कैसा है, सर्कुलर डीएनए। कैसा है, सर्कुलर डीएनए इसके बीच में पाया जाता है। ये दोनों करैक्टर जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के करैक्टर हैं जो किसमें पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में पाए। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ओके, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ, अब और ज्यादा कंपोजिशन लिखने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। इसके बीच में देयर आर द ग्रैन्यूल्स आल्सो प्रेजेंट एंड अदर मटेरियल्स, हमने उसी को कवर कर लिया। सिर्फ क्या कि वेरियस काइंड ऑफ कैल्शियम साल्ट वगैरह एक्सेट्रा इसके बीच में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द aerobic respiration to complete the process of aerobic respiration. They are present in the these membrane as well as in the matrix। जो मेम्ब्रेन्स हैं ये भी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और जो मैट्रिक्स है इसके बीच में भी जो है कुछ एक स्टेप जो है वो इस रेस्पिरेशन का यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो द एंजाइम्स, वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के बीच में ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम जो हैं वो भी इसके बीच में पाए जाएंगे। ओके, नाउ जो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं कि कैसे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बनती है, तो इट इज अ सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल। ये अपने आप को खुद डुप्लीकेट करता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गन बाय फीसन। एंड क्योंकि इसके बीच में अपना डीएनए है, आरएनए है, तो they are also able to synthesize its own protein and replication, the process of formation of new DNA from the DNA। जो डीएनए से डीएनए की नई कॉपी जो बनती है उसको रेप्लिकेशन हम लोग बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये अपना करैक्टर है कि ये डीएनए को डुप्लीकेट कर सकता है, और आरएनए है तो इट इज एबल टू सिंथेसाइज द वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है उसको भी ये करवा सकता है। तो इसका ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि इट इज अ सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल। ओरिजिन के बीच में ये क्या है भाई, सेल्फ डुप्लीकेटिंग प्रोसेस, क्या, फीसन, एक से दो हो जाती है। नाउ अगर हम बात करते हैं अब इसके फंक्शन की, फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहला और मेन फंक्शन जो है, फंक्शन दिस mitochondria is associated with the generation of energy, for the production of energy in the form of ATP। मतलब ये एनर्जी, this organelle is associated with aerobic respiration। क्या होता है इसके बीच में, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो जब रेस्पिरेशन होती है तो उसमें एनर्जी बनती है, यानी कि जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम है एक सेल के बीच में, जिस सेल को एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी कौन बनाएगा, वो एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाई जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी कारण से जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज नोन एज द पावर हाउस। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये इसका मेन फंक्शन है। उसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट
विच मतलब जब ये प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, नंबर ऑफ स्टेप उसके बीच में होते हैं, तो बहुत ज्यादा और सब्सटेंसेस बनते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो हैं वो दूसरे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल के बीच में होते हैं वहां पर उनकी जरूरत पड़ती है। एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये कुछ एक जो अमाइनो एसिड हैं उनका भी जो है ये निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में होता है। तो these are the various kind of functions of the mitochondria. Now dear students, there is the one more question which is associated with the mitochondria कि whether mitochondria is autonomous, कि जैसे हमने बोला कि ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, अपने आप डबल भी हो जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मतलब ये सेल से इसको कोई लेना देना है, ये अपना काम अपने आप करती है, डुप्लीकेट भी कर सकती है, हर चीज की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया, जो जैसे कि मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑटोनॉमिक और सेमी ऑटोनॉमिक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस। ये पूरी तरह से ऑटोनॉमिक नहीं है, मतलब ये अपने आप डिपेंड नहीं है, ये थोड़ी बहुत जो है वो सेल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, सो इट इज नोन एज द सेमी ऑटोनॉमस। अब इसका व्हाई दे आर सेमी ऑटोनॉमस। दिस माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हम लोग फिर से इसी के कैरेक्टर के ऊपर जाएंगे कि दे आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग, इवन नॉट दैट दे, वो क्या है, ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग है। दे आर एबल टू रेप्लीकेशन, इसके बीच में क्या होता है, रेप्लीकेशन की प्रोसेस होती है, ये डीएनए से, जिसके बीच में डीएनए होता है उससे जो है वो नई डीएनए की कॉपी बना लेती है। इवन एक ये चीज, दूसरी इसके बीच में क्या होती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, मतलब डीएनए से आरएनए भी ये बना लेता है। उसके बाद में ट्रांसलेशन भी इसके बीच में होती है। ट्रांसलेशन मीन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अगर प्रोटीन कोई चीज अपने आप बनाती है तो उसके बीच में डीएनए आरएनए का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए पहले आरएनए बनाएगा और फिर आरएनए जो है ये प्रोटीन बनाता है। ओके, एक ये इसका करेक्टर हो गया, दैट एंड सेल्फ डुप्लीकेटिंग जो इसका अपना करेक्टर है। एंड इवन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन की वजह से, प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से, this mitochondria is able to synthesize a number of proteins which are required for the mitochondria themselves। ये अपने आप बहुत सारे ऐसे मटेरियल का, ऐसे प्रोटीन का निर्माण, चाहे वो स्ट्रक्चर प्रोटीन हो या चाहे वो प्रोटीन विच आर यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ एंजाइम, जो हम लोग उनको बोलते हैं, उनका निर्माण जो है ये कर लेती है, एबल टू सिंथेसाइज। बट इवन देन, ठीक है, बस उसके बावजूद भी इट डिपेंड फॉर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल ऑन द साइटोप्लाज्म। लेकिन जो मटेरियल इसको चाहिए ये उनके लिए जो है वो साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड होती है। सो इसी कारण से, एंड आल्सो it also the process of this mitochondria was directed by the nucleus। जो न्यूक्लियस है वही उसके ऊपर जो है वो ओवरऑल कंट्रोल जो है वो करता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस कारण से हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं, एंड इट इज नॉट फुली ऑटोनॉमस। ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है, ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस। आगे बात समझ में, ओके, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस। ओके, तो हमने उसको रीजन देने हैं कि चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में डीएनए भी है, ये अपने रेप्लिकेट कर सकता है, दूसरी डीएनए की कॉपी बना सकता है, इसके बीच में आरएनए है, आरएनए होने की वजह से ये प्रोटीन भी बना सकता है जिनकी इसको जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी ये रॉ मटेरियल के लिए विच आर नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, दे आर obtained from the cytoplasm। वो साइटोप्लाज्म से ही जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को आते हैं, इसलिए जो है ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस है। ओके स्टूडेंट्स,